goes aerial, offside, Pakistan draw this. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। और अब पाकिस्तान वेस्ट इंडीज के खिलाफ दोनों टेस्ट मैच की जो सीरीज थी उसको बराबर करने में कामयाब रहा है। अब हम आज इस टेस्ट सीरीज का ओवरव्यू करेंगे इस वीडियो में। आज हम प्लेयर्स की परफॉर्मेंस के रिव्यू करेंगे। तो बाबा, आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि आप अगर इस पूरी सीरीज का कोई मैन ऑफ द सीरीज बनाए दोनों टीम्स की तरफ से, तो वो किसको बनाएंगे? मैन ऑफ द सीरीज तो मुश्किल है, क्योंकि साजिद खान ने दूसरे मैच में अच्छा परफॉर्म किया, पहले में वो थी नहीं। अब्दुल्ला शफीक ने सेकंड मैच में आउटस्टैंडिंग इनिंग्स खेली, पहले में वो भी नहीं थे। इसी तरह से पहले मैच के जो हीरो थे पाकिस्तान के लिए, मोहम्मद अब्बास, दूसरे मैच में वो नहीं थे। और वेस्ट इंडीज के लिए भी देखें तो उनके लिए भी किसी एक प्लेयर ने कोई बहुत कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नहीं दी। ग्रीव्स की बैटिंग और बॉलिंग में कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन आई हैं दोनों मैचेस में, लेकिन वो भी कोई बहुत मैसिव कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं थी। पहला मैच उसका अच्छा गया था, दूसरे मैच में कुछ खास वो कर नहीं सका। वैरी कैन ने बीच बीच में से विकेट ली, पहले मैच में तो उससे कुछ हुआ नहीं, दूसरे मैच में उसने अब 6 विकेट का स्पेल किया। तो ये बड़ा मुश्किल था इस सीरीज में किसी भी पर्सन को प्लेयर ऑफ द सीरीज कहना। तो मुझे लगता है कि सभी तकरीबन ठीक से ही रहे हैं। कोई क्लियर मैन ऑफ द सीरीज मेरे ख्याल में इस सीरीज का कोई बनता नहीं है। मेरे हिसाब से जस्टिन ग्रीव्स को प्लेयर ऑफ द सीरीज होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने दोनों मैचेस में काफी अच्छी बैटिंग और बॉलिंग की परफॉर्मेंसेस दी। हाँ, जस्टिन ग्रीव्स भी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है, कह सकते हैं, क्योंकि सीरीज लेवल हुई है तो हम उनको भी कह सकते हैं। अगला सवाल मेरा ये है कि पाकिस्तान ने आपको के हिसाब से कौन कौन सी जगहों पे मैच को थ्रो किया? पाकिस्तान की तो मैच थ्रो करने की एक हिस्ट्री चल रही है, पिछले कितने ही अरसे से पाकिस्तान मैच पे ग्रिप करता है और पोजीशन पाकिस्तान की लगता है कि बेहतर हो गई है, और उसके बाद फिर पाकिस्तान को एक आधे स्पेल में आता है। अब पहले मैच में पाकिस्तान ने 2-3 जगह पे मैच थ्रो किया था। पहली इनिंग्स में जब पाकिस्तान ने 3 विकेट पे 250 कर लिया था, वहां 30 रन में जो 7 विकेट पाकिस्तान की गिरी, वहां पे मैच थ्रो किया। फिर जब पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज के 93 पे 7 विकेट ले ली थी, उस टाइम पर पाकिस्तान ने एक जो शमाज यूसुफ से रन खाए, वहां पाकिस्तान ने मैच थ्रो किया। फिर इस मैच में अगर देखो तो पाकिस्तान ने एक मूवमेंट दिया था वेस्ट इंडीज को, जिसके वेस्ट इंडीज उस तरीके से कैच कर नहीं पाया। जब बाबर आजम रन आउट हुए और उसके बाद फिर अवैध जफर की विकेट गिरी, फिर आगा आउट हुए, रिजवान आउट हुए, तो वहां पे लगा था कि भाई कोलैप्स हो गया। वहां पर साजिद खान वाली जो पार्टनरशिप लगी अब्दुल्ला शफीक से, अगर वो एक रेस्क्यू पार्टनरशिप ना लगती तो वेस्ट इंडीज कोई 20-30 रन की लीड ले जाता। और फिर सेकंड इनिंग्स में जब वो लीड लेके आए होते और वो 130 140 भी कर जाते तो पाकिस्तान के लिए 160 170 मुश्किल हो जाना था। लेकिन वो तो अच्छा ये हुआ कि साजिद वाली एक पार्टनरशिप लगी और वेस्ट इंडीज का एक बैट्समैन इंजर्ड भी हो गया और कुछ थोड़ा सा दूसरी इनिंग में वो क्रैप्स भी हो गए। तो अदरवाइज पाकिस्तान ने एक चांस दिया था, बट थैंक यू बोलना चाहिए वेस्ट इंडीज को कि उन्होंने उसको उस तरीके से कैच नहीं किया, बल्कि उन्होंने बदले में पाकिस्तान को भी मौका दे दिया, जिससे पाकिस्तान का कमबैक हो गया। अगर अब आप बाबर आजम की इस टेस्ट मैच के बाद कैप्टनसी को रेट करें तो आपको क्या लगता है कि बाबर आजम ने कैसी कैप्टनसी की? कैप्टन दो चीजों के लिहाज से रेट होता है। एक तो होता है कि जो उसके कुछ रैशनल डिसीजन है, उसमें जाहिर है बाबर आजम ने ग्रेजुअली ग्रो किया है। एज अ कैप्टन बहुत सारी चीजें जो कि वो पहले गलतियां करता था, ऐसा ऐसा उसने सीखी हैं। तो जो नॉर्मल डिसीजन होते हैं उनमें अब वो बेहतर हो गया हुआ है। आउट ऑफ बॉक्स डिसीजन, क्रिएटिव डिसीजन, इनोवेटिव डिसीजन उससे अभी नहीं होते, लेकिन जो नॉर्मल कैप्टनसी है उसमें अब वो बेहतर हो गया हुआ है। अब्बास को जो ड्रॉप करने का डिसीजन था, इसको बहुत क्रिटिसाइज किया गया, लेकिन मुझे लगता है कि बाबर आजम ने बड़े दिल का मुजाहरा किया और बिल्कुल ठीक डिसीजन किया, क्योंकि इस पिच पे अब्बास से उस तरीके से स्विंग होनी नहीं थी। मोहम्मद अली और उबैद ने भी कोई बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्म नहीं किया, लेकिन फिर भी उन्होंने थोड़े बहुत इस पिच पे अपनी पेस के जरिए से कुछ ऑप्शन क्रिएट किए। जैसे मोहम्मद अली ने पहली इनिंग्स में शॉर्ट बॉल की विकेट ली और उबैद शाह ने भी एक्स्ट्रा पेस से 1-2 दफा बीट किया। तो उस लिहाज से अब्बास को बैट बिठाने का ब्रेव डिसीजन था, 2 स्पिनर खिलाने का ब्रेव डिसीजन था, क्योंकि पहले मैच में हमने देखा कि स्पिनर को टर्न नहीं मिला। तो एक साइकोलॉजिकली कप्तान पे ये प्रेशर होता है कि यार पहले मैच में भी तो स्पिनर के आउट नहीं हुए, तो अब इस मैच में मैं 2 स्पिनर के साथ कैसे जाऊं। तो उस साइकोलॉजिकल बैरियर को क्रॉस किया और उसके बाद 2 स्पिनर खिलाए, वो भी अच्छी बात थी। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि ठीक डिसीजन थे। मुझे थोड़ा सा ये जरूर है कि दूसरी इनिंग में स्पिनर को थोड़ा लेट लेके आए, पेसर से थोड़ा ज्यादा ओवर करवाए, शुरू में पार्टनरशिप लगी, और पहली इनिंग में भी स्पिनर्स का इस्तेमाल शुरू में कुछ कम किया। एक चीज ये थी। ओवरऑल मुझे लगता है कि बाबर आजम की कैप्टनसी इस सीरीज में बेहतर रही है, पहले से बेहतर रही है। और अगर आप देखें तो शुरू में उबैद शाह ने भी स्लिप कॉर्डन में 2 कैचेस निकाले, एक मोहम्मद अली ने भी निकाला, लेकिन उन्होंने स्लिप वहां पे नहीं ली। तो उस पर आप क्या कहेंगे?
स्लिप नहीं थी, वो गली वाली पोजीशन थी, यानी कीपर के साथ दो स्लिप आती हैं और उसके बाद एक गली आती है और फिर वहां से आगे एक पॉइंट आता है। तो वो जो हाँ। गली वाली पोजीशन थी उससे वो कैचेस गए थे। और उसकी वजह ये है कि जब कप्तान देखता है तो कप्तान कुछ अनफोर्सीन चीजों को के बारे में तो असेस नहीं कर सकता, उसने लॉजिकली देखना होता है कि इस वक्त इस पिच के मुताबिक या बॉलर की स्ट्रेंथ के मुताबिक एज होने का कितना चांस है और वो कहाँ जा सकता है। तो मेरे ख्याल में क्योंकि गेंद बहुत ज्यादा स्विंग नहीं हो रहा था, वो बहुत मैसिव स्विंग नहीं हो रहा था, तो इसलिए कप्तान ये सोचे कि जी एक नॉर्मल सी पिच, बैटिंग पिच पे मैं दो स्लिप भी लूं, गली भी लूं और मैं पॉइंट भी लूं, ये मुश्किल होता है, कोई भी कप्तान इस तरह नहीं सोचता। लेकिन अगर बॉल वहां पे स्विंग हो रहा होता और फिर गली ना ली होती, फिर हम बाबर को क्रिटिसाइज करते हैं। तो इसलिए वो मेरे ख्याल में एक अनएक्सपेक्टेड चीज होगी अचानक से, उसमें कप्तानी का कोई गलती नहीं है। अगर आप बाबर आजम की कैप्टनसी और शान मसूद की कैप्टनसी के अंदर कंपैरिजन करें तो आपको क्या लगता है किसने बेहतर कैप्टनसी की और क्यों? ओवरऑल दिखने में आमतौर पे शान मसूद ज्यादा इनोवेटिव फील होते हैं, मतलब वो उनके बारे में सलमान अली आगा ने भी एक दफा बात की थी कि वो जब भी ड्रेसिंग रूम में आते हैं वो कोई नया आइडिया लेके आते हैं और वो उस नए आइडिया पे ऐसे कन्विंस होते हैं कि बस यही सही है, और अगली दफा जब वो आते हैं तो वो कोई नया और आइडिया लेके आ रहे होते हैं। तो वो एक थिंकिंग इंसान तो शान मसूद है, इनोवेटिव या आउट ऑफ बॉक्स। लेकिन शान मसूद के जो डिसीजन रहे हैं वो पाकिस्तान टीम के लिए इफेक्टिव नहीं रहे, मतलब जब भी शान मसूद ने कोई भी डिसीजन किया है उसका जो रिजल्ट है, आउटपुट है, वो अच्छा नहीं रहा। और टेल से बहुत ज्यादा रन शान मसूद ने खाए हैं पिछले कुछ अरसे में। और शान मसूद की जो कप्तानी में पाकिस्तान हारा है वो दो रीजन से हारा, एक पाकिस्तान के बैटिंग कोलैप्सेस और एक टेल से बहुत ज्यादा रन खाना। लेकिन इस सीरीज में भी टेल ने रन किए जरूर, लेकिन उतने रन नहीं किए, मतलब बांग्लादेश से पाकिस्तान ने 28 पे 6 आउट कर लिए और फिर 250 खा गया, उस तरह की चीज नहीं हुई। शमार जोसेफ के बीच में रन आ गए, लेकिन छोटे मोटे केमियोस टेलेंडर हर टीम के कर जाते हैं। लेकिन ओवरऑल बाबर आजम ने टेल के अगेंस्ट बेहतर स्ट्रेटजी अडॉप्ट की और मुझे लगता है कि बाबर आजम थोड़ा सा ज्यादा मिच्योर कप्तान नजर आए। इनोवेटिव कम थे, लेकिन शान मसूद की जो इनोवेटिवनेस थी वो नॉर्मली पाकिस्तान के लिए कोई फायदा मंद नहीं रही। तो उस लिहाज से बाबर आजम एक कूल काम डिसीजन करते रहे और इफेक्टिवली मुझे लगता है कि बाबर की कप्तानी थोड़ी सी शान से बेहतर रही है। और अगर हम देखें तो शान मसूद की कैप्टनसी में हमें कई बार फील हुआ कि पाकिस्तान की टीम ने जब आउट किए तो उसके बाद पाकिस्तान की टीम इजी हो जाती थी। बाबर आजम की कैप्टनसी में मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान की टीम किसी भी वक्त इजी हुई। हाँ, ये भी होता है, शायद अपनी असेसमेंट होती है कप्तान की कि अब हम मैच जीत चुके हैं, एक बॉडी लैंग्वेज इजी हो जाती है। और बाबर का शायद ये था कि नहीं भाई उसको किल करना है, तो दूसरे मैच में पाकिस्तान की वो किलिंग इंस्टिंक्ट नजर आई। अगर आप अब इस सीरीज के बाद कुछ प्लेयर्स जो कि आपको लगता है कि इस सीरीज में बहुत बुरा परफॉर्म किया और आगे उनको नहीं खिलाना चाहिए? एक तो इमामुल हक की परफॉर्मेंस बहुत बुरी रही है, मेरे ख्याल में अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तानी इमाम को गुड बाय कह दे। इसके अलावा परफॉर्मेंसेस तो आमिर जमाल ने एक मैच खेला, अब कई लोग कह रहे हैं कि जी आमिर जमाल को नहीं होना चाहिए, ऑल्दो कि इंग्लैंड की कंडीशंस में पाकिस्तान को 5वां बॉलिंग ऑप्शन जरूर रखना पड़ेगा। और साजिद को ड्रॉप कर देना ऑल टुगेदर भी ठीक नहीं है, क्योंकि वो नीचे हैंडी रन भी करता है और इंग्लैंड में जाकर चौथे 5वें दिन बॉल टर्न हो भी जाती है। तो जब एक स्पिनर आपने खिलाना है और साथ में 4 पेसर भी खिलाने हैं तो 5 बॉलर्स के साथ वो अब नहीं जा सकते, तो चौथा पेसर आमिर जमाल होना चाहिए। अगर इस मैच के लिए ड्रॉप किया भी था, ठीक है, फेयर इनफ, आपको अगर लगता है कंडीशन में जरूरत नहीं थी, बट इंग्लैंड के टूर में उसको ड्रॉप करना मुनासिब नहीं होगा, उसको रखना चाहिए। इसके अलावा सलमान अली आगा या रिजवान की परफॉर्मेंसेस भी अच्छी नहीं है, मैं उनसे सेटिस्फाइड नहीं हूँ, लेकिन अभी उनको भी ड्रॉप करना मुनासिब नहीं है क्योंकि वो सीनियर प्लेयर है, पीछे परफॉर्म करते हैं। लेकिन उनको बहरहाल उनसे बात करने की जरूरत है कि ये प्रॉब्लमेटिक एरियाज है, इनको ठीक करो, यहाँ इंप्रूवमेंट की जरूरत है और रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। इसके अलावा फास्ट बॉलिंग में अब्बास ने अच्छी बॉलिंग की, मोहम्मद अली ने, उबैद ने भी। खुरम का एक मैच जो था वो अच्छा नहीं रहा, लेकिन अगेंस्ट बांग्लादेश पीछे वो 6 विकेट लेके आए थे एक मैच में। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल टीम सही है। अवैज जफर और इमामुल हक, ये 2 प्लेयर थोड़ा सा मुझे लगता है अब अगर इनकी जगह पे पाकिस्तान प्लेइंग 11 में कामरान गुलाम को और सऊद शकील को डाल ले, या अगर शान मसूद फिट हो जाते हैं और शान मसूद आ जाते हैं और दूसरा सऊद शकील या कामरान गुलाम में से कोई आ जाता है, तो ये एक बेहतर कॉम्बिनेशन बन सकता है। लेकिन अगर आप ये देखें कि अगर इमामुल हक को ड्रॉप किया जाए और शान मसूद वापस आ जाए और अब्दुल्ला शफीक को ओपनिंग पे लेके आया जाए, तो ये ज्यादा अच्छा ये कॉम्बिनेशन तो बेस्ट हो जाएगा, क्योंकि ऊपर आके एक आ जाएगा लेफ्टी अजान अवैस और साथ में राइटी अब्दुल्ला, दोनों लेफ्टी जो ओपनर रहते हैं, वो चीज भी खत्म हो जाएगी। और फिर नंबर 3 पे एक और लेफ्टी, फिर 4 पे बाबर, 5 पे फिर लेफ्टी सऊद शकील आ जाए, तो ये बैटिंग कॉम्बिनेशन ज्यादा मेरे ख्याल में अच्छा बनता है। चलें
देखते हैं पाकिस्तान इंग्लैंड के लिए कौन सी प्लेइंग 11 खिलाता है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।